नमस्कार सभी को। जिस सीरीज का सबको इंतजार था वो चैप्टर आपका आ चुका है, चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक क्लास 12 फिजिक्स का आज स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम दोबारा से आपके सामने सारे के सारे पीवाईक्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू, प्री बोर्ड रिलेटेड पीवाईक्यू, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने ला चुके हैं। अब देखते हैं मिलके कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। आपकी तैयारी को जज करते हैं कि भाई आप नहीं, हम भी नहीं, आप खुद ही जज करोगे कि किस लेवल की आपकी तैयारी हो चुकी है। पीवाईक्यू अगर आपसे सोल्व हो रहे हैं तो बेटा आप बिल्कुल सही राह में चल रहे हैं। और अगर पीवाईक्यू में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका भाई आपके साथ बैठा हुआ। बस आराम से डेडिकेशन के साथ वीडियो को एक दो बार रिपीट जरूर कर लेना ताकि पीवाईक्यू दिमाग में, दिल के अंदर आपके बच जाए, ताकि वो बाहर कभी ना निकल पाए। लेक्चर शुरू करने से पहले हर बार वही बोलते हैं जो आज दोबारा बोलेंगे कि भैया जिसको सारे फॉर्मूले आते हैं कंटिन्यू करते हैं, जिसको फॉर्मूले नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट में जाना। एक फॉर्मूला इन शॉर्ट ट्रिक 30 मिनट का लेक्चर है जिसके अंदर सारे फॉर्मूले विद शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी गई है। तो यानी कि करीबन करीबन 2 घंटे के अंदर आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो सकता है अगर आप ईमानदारी के साथ करेंगे तो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आज हम लेके आए हैं भाई 2022 का, आपके बोर्ड का ही क्वेश्चन है, 2 नंबर का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि ड्रॉ द इंटेंसिटी पैटर्न फॉर अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एंड डबल स्लिट इंटरफेरेंस। ठीक है, आपको इंटेंसिटी ग्राफ बनाना है डिफ्रैक्शन के लिए और इंटरफेरेंस के लिए। हैंस स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। देखो भाई, आज की सीरीज में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस बताओ, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस बताओ। तो मैं ना ई की बारी में आपको यहीं पर ना सारे के सारे डिफरेंसेस बना देता हूँ ताकि भाई बार बार कोई ज्यादा दिक्कत किसी को हो ही ना। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ आपका इंटरफेरेंस, ठीक है, और यहाँ पे आपका लिख देता हूँ आपका डिफ्रैक्शन करके। ठीक है, तो बड़ी बिंदास से मैं आपके लिए 3 डिफरेंस लिख रहा हूँ। इंटेंसिटी ग्राफ भी यहीं पे बना दूंगा ताकि आगे जाके किसी और क्वेश्चन में कोई आए। वैसे इस क्वेश्चन में 2 ही पूछे थे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंटरफेरेंस की बात करो तो भाई सिंपल सी बात है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिख रहा है, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू 2 डिफरेंट वेव ट्रेंड, ड्यू टू 2 डिफरेंट वेव फ्रंट। ठीक है, यानी कि भाई आपको पता होना चाहिए इंटरफेरेंस क्या होता है। जब 2 या 2 से ज्यादा वेव आती है और मिल जाती है उसको क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस। बट आपको लिखना चाहिए इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू 2 डिफरेंट वेव फ्रंट। जब आपस में मिलती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है आपका इंटरफेरेंस। और इसमें लिखेंगे इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम वेव फ्रंट। भाई याद रखना इसमें जो वेव फ्रंट रहता है वो आपका सेम ही रहता है। ठीक है, गलती से गलत मत लिख देना। इसमें वेव फ्रंट आपका सेम रहता है जबकि इसमें वेव फ्रंट क्या होता है, 2 अलग अलग वेव फ्रंट की तरह ट्रीट किया जाता है। सेकंड पॉइंट की बात करूं तो भैया इसमें फ्रिंज विड्थ आपकी कांस्टेंट रहती है। फ्रिंज विड्थ इज ऑफ सेम साइज लिख देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट लिखेंगे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। आपको पता होना चाहिए इसके फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला कांस्टेंट का कांस्टेंट बन रहा होता है। जबकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो भैया सेंट्रल फ्रिंज जो होती है आपकी, सेंट्रल फ्रिंज इज ट्वाइस एज वाइड एज अदर फ्रिंज। ठीक है, यानी कि इसकी जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वो दुगनी होती है एज कंपेयर टू अदर फ्रिंज करके। ठीक है, थर्ड डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो भैया फ्रिंज विड्थ हैव सेम इंटेंसिटी। इसकी इंटेंसिटी क्या रहती है आपकी, फ्रिंज WIDTH विड्थ सेम इंटेंसिटी। और जबकि अगर मैं भाई बेटा अगर इसके लिए बात करूं, इसके लिए इंटेंसिटी जो होती है वेरी कर जाती है। यहाँ पे लिख देता हूँ इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज डिक्रीज होती है यहाँ पे। ठीक है, फ्रिंजेस decreases as we go to successive maxima away from the center, away from center। भाई देखो, लिखने के लिए आप मल्टीपल डिफरेंसेस लिख सकते हो। आप फॉर्मूले वाली शीट में जाके देख लेना, जो फॉर्मूले वाला लेक्चर आपके लिए बना रखा है वहां पर मैंने मैक्सिमा मिनिमा के फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। बट जनरली जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो बेसिकली टीचर आपसे थ्योरेटिकल वे में क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, थ्योरेटिकल वे में डिफरेंसेस पूछना चाह रहा है। तो आप इसको ध्यान रखना भाई कि इंटरफेरेंस के केस में इंटेंसिटी और फ्रिंज विड्थ क्या रहती है, सेम रहती है। जबकि डिफ्रैक्शन में फ्रिंज विड्थ सेंटर में डबल होती है और इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होती है, घटती चल जाती है। मैं आपको ग्राफ भी बना के दिखाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ने भी बोला था कि इंटेंसिटी पैटर्न का ग्राफ बना के दिखाओ भाई, जब भी जाके मजा आएगा। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, आराम से ग्राफ
बनाते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं करते, क्योंकि अगर आपने ये ध्यान रख लेना तो आगे क्या है कि ये मल्टीपल टाइम जब ये क्वेश्चन आएगा तो मेरे को बार बार लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। इंटेंसिटी और पार्ट डिफरेंस के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, क्योंकि खाली उसने इंटेंसिटी बोला है, फेज डिफरेंस के बीच में भी बन सकता था, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कुछ ग्राफ सेम टू सेम बनता है। ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि हर एक पैटर्न के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है आपकी, सेम टू सेम है। ये पॉइंट हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया आपका हाईएस्ट पॉइंट की इंटेंसिटी आई नॉट, ठीक है। इसको ध्यान रखना बेटा, ये होता है आपका लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा, ये हो जाता है आपका 3 लैम्डा बाय 2 और ये हो जाता है आपका 2 लैम्डा करके हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अगर ग्राफ बनाऊँ डिफ्रैक्शन के केस में, तो भैया डिफ्रैक्शन के केस में ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है, ये ऐसे, देन ये ग्राफ घटता है एंड देन घटता ही चल जाता है और कुछ नहीं है, यानी कि डिक्रीज होते चल जाता है, कम होता चल जाता है, ठीक है। यही पॉइंट हमने मेंशन किया है। ये वैल्यू होती है आपकी आई नॉट, आप लिखना चाहे तो यहाँ पे भाई लिख सकते हो। ये हो गया आपका लैम्डा हो गया, ठीक है। अगला वाला आपका हो जाता है ये 2 लैम्डा, ये वाला जो होता है 3 लैम्डा की फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इंटेंसिटी पैटर्न क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है फ्रिंज विड्थ हैव सेम इंटेंसिटी। यहाँ पर लिखा है इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज डिक्रीज एज वी गो टू द सक्सेसिव मैक्सिमा, नेक्स्ट मैक्सिमा, नेक्स्ट मैक्सिमा, नेक्स्ट मैक्सिमा के बाद जाओगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, घटती चल जाएगी। ये ग्राफ कुछ किसी तरह से दिखा रहा है कि इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, घटती चल जा रही है। इस क्वेश्चन को मैंने ब्रीफली इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, और ये भैया इकलौता नहीं, ऐसे वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन चैप्टर में बहुत सारे हैं। तो ये है भाई आपका टोटल में आगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इन 3 पॉइंट को जो कंसीडर करना। पढ़ने के लिए जो आपको 3 पॉइंट आता है उसको भी लिख सकते हो भाई, ये जो 3 है पॉइंट, ये मैंने सीबीएसई की खुद की जो आंसर शीट आती है ना उससे निकाल रखे हैं। इससे होगा क्या कि भाई सामने वाला आपको नंबर काटने के लिए गुंजाइश ही नहीं बचेगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे, बिल्कुल स्पीड में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। लवली क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो गई है भाई, 2020 का 2 नंबर का क्वेश्चन, केंद्रीय विद्यालय का था वैसे, ठीक है। एकदम मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपके सामने देख ही रहे हो, फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन in young double slit experiment where the interference wave of equal intensity have part difference. इंटेंसिटी इक्वल है और आपसे पूछ रहा है पार्ट डिफरेंस आपको दे रखा है, तो कह रहा है कि इंटेंसिटी बताओ, ठीक है भाई। मुझे पता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरफेरेंस यंग डबल स्लिट के केस में 4I नॉट cos स्क्वायर 5/2 करके। अब मुझे कह रहा है इंटेंसिटी बताओ, भाई इंटेंसिटी बताने के लिए मुझे फेज डिफरेंस चाहिए, और इसने दोनों का पार्ट डिफरेंस दे रखा है। जिस बच्चे को पता है अच्छी बात है, पार्ट डिफरेंस का मतलब x की वैल्यू दे रखी है आपको λ/4 करके, तो आप फेज डिफरेंस निकाल लो, टेंशन की चीज है भाई, रिलेशन होता है phi इज इक्वल टू 2π/λ इंटू में x। 11वीं क्लास का मोस्ट पॉपुलर था ये, ठीक है। तो जाएगा बेटा 2π/λ इंटू में x की वैल्यू कितनी हो गई, λ/4। सोल्व करोगे तो लैम्डा से लैम्डा कट गया तो कितना आ गया बेटा, π/2। अब आपका फेज डिफरेंस आ गया, वैल्यू पुट कर लो, इंटेंसिटी मिल जाएगी। आप चाहो तो इसे I1 मानना हो तो I1 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 4I नॉट cos स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी है बेटा, π/2, और यहाँ पे ऑलरेडी एक और 2 है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑलरेडी क्या है, एक और 2 है, तो भैया 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4, तो हो जाएगा 4I नॉट cos स्क्वायर π/4। तो π/4 आप सभी को पता होना चाहिए, cos स्क्वायर π/4 जो होता है कितना होता है बेटा, वो होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2, यानी कि आ जाएगा बेटा I1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 2I नॉट करके आ जाएगी। अब सेम आपको किसके लिए निकाल लेना है, जब पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी है बेटा, λ/3 करके, तो फेज डिफरेंस phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, दोबारा 2π/λ इंटू में x, यानी कि λ/3। एंड अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2π कितना आ जाएगा आपका 3। इस इंटेंसिटी को मैं I2 मान लेता हूँ, 4I नॉट cos स्क्वायर क्या था 5/2, और फाई की वैल्यू कितनी आई है हमारी 2π/3, और 2 भी लेना है, ठीक है बेटा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो जाएगा 4I नॉट cos स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा π/3, और π/3 का मतलब कितना होता है बेटा 60, कितना होता है 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि जो आपकी I2 की वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली किसके बराबर जाएगी, आपकी I नॉट के बराबर जाएगी। इसे बिल्कुल ध्यान से लिखना भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आराम से बिल्कुल, यहाँ पे 2 था, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग चल रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। लवली क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई ये 2017 मैंने लिख रखा है, लेकिन मैं आपको जनरली कह दूं ये 2017 नहीं भाई, ये 2022 की भी जान हुआ करती है। 2025 में अभी हाफ ईयरली के एग्जाम में के बाद जो भी प्री बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, आपको दिख जाएगा उसमें, डिफाइन द टर्म ऑफ वेव फ्रंट एंड स्टेट हाइगन प्रिंसिपल। आपको वेव फ्रंट को डिफाइन करना है, तो भाई वेव फ्रंट में पहले ही बता चुका हूँ, अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल को क्या बोला जाता है आपका, या द लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग द सेम फेस ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड वेव फ्रंट। यानी कि जब बहुत सारे पॉइंट आपके वेव में मिलते हैं,
इनके अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, वेव फ्रंट। और हाइगन प्रिंसिपल भाई, दो हाइगन प्रिंसिपल होते हैं, पढ़ लेना, थ्योरेटिकल है इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल देखने बैठ रखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया एक और मजेदार 2020 का भाई, ये भी आते के साथ ही फेवरेट क्वेश्चन हो गया था काफी जनों का। कंपेयर द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेनिंग द 3 फीचर्स। भैया ऐसा है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंसेस पूछ रहे हैं, 3 फीचर पूछे। आपको मैंने पहले क्वेश्चन में 3 के 3 नहीं 4 बता दिए। रीजन क्योंकि मुझे पता है आगे आगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला है ये इसके रिलेटेड, ठीक है। जिन बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं, YDSE जो होता है ना, YDSE इसका नाम ना, असली नाम इसको डबल स्लिट भी बोलते हैं। जब आपका पेपर बहुत टिपिकल बनता है ना तो YDSE नहीं बोलेगा, डबल स्लिट बोल देगा। और ये जो डिफ्रैक्शन होता है ना भाई, ये जो डिफ्रैक्शन होता है, ये डिफ्रैक्शन को बोला जाता है सिंगल स्लिट। क्या नाम दिया जाता है इसे, सिंगल स्लिट करके, क्योंकि आजकल ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया पेपर टिपिकल करने के लिए। तो इन दोनों के बीच में आपको 3 डिफरेंसेस लिखने हैं। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 3 के 3 लिख दिए थे, तो कर लेना भाई से भी। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब आया थोड़ा दमदार क्वेश्चन, 2022 के बोर्ड का ही क्वेश्चन है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, in young double slit experiment fringes are obtained on a screen placed at a certain distance away from the slit if the screen is moved 5 cm toward the slit। भाई ऐसा है, जिसको ना पता उनको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा ही बताएंगे, ज्यादा नहीं। ये होती थी आपकी स्लिट और ये होती है भाई आपकी स्क्रीन। और स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं कैपिटल डी, और स्लिट के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल डी करके बोलते हैं। बाकी फॉर्मूले वाले उसमें आप पूरा का पूरा देख लेना, फॉर्मूले वाले लेक्चर में मैंने पूरा का पूरा ही इसको एक्सप्लेन कर रखा है। कह रहा है द स्क्रीन इज मूव्ड 5 सेंटीमीटर टुवर्ड द स्लिट, स्क्रीन को 5 सेंटीमीटर टुवर्ड द स्लिट मूव करवा रहा है। बेसिकली वो डेल्टा डी के बारे में बात कर रहा है। डेल्टा डी की वैल्यू कितनी देखी है इसने, 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻² मीटर। द फ्रिंज विड्थ चेंज बाय 30 माइक्रोमीटर। फ्रिंज विड्थ का मतलब डेल्टा बीटा दे रखा है, खाली फ्रिंज विड्थ बोलता तो बीटा होता, बट फ्रिंज विड्थ चेंज बोला है तो डेल्टा बीटा दे रखा है। इसकी वैल्यू 30 माइक्रो 10⁻6 मीटर। कह रहा है गिवन दैट द स्लिट आर 1 mm अपार्ट, स्मॉल डी में कोई फर्क नहीं आया, इसकी वैल्यू 10⁻³ मीटर है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसको 2 तरीके से किया जा सकता है, पहला केस बना के, दूसरा केस बना के, दोनों को माइनस करके। बट भाई ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी इसमें लगा सकते हो। डायरेक्टली फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो हो जाएगा भाई डेल्टा बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी, यानी कि कैपिटल डेल्टा डी बाय स्मॉल डी। यानी कि ये जो आपने फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पढ़ा था ना, वही फॉर्मूला है, बस हमने डेल्टा की टर्म में ले लिया, ठीक है बेटा। अब लैम्डा की वैल्यू आपको आई थिंक इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है, तो भाई मैं पहले फॉर्मूला अरेंज कर लेता हूँ। तो लैम्डा आ जाएगा आपका डेल्टा बीटा बाय डेल्टा डी इंटू में स्मॉल डी। अब वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा बीटा की वैल्यू 30 इंटू में 10⁻⁶, स्मॉल डी की वैल्यू 10⁻³ अपॉन में कैपिटल डेल्टा डी की वैल्यू 5 इंटू में 10⁻²। सोल्व करेंगे तो 9 और ये 7 और 6 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा अप्रोक्सली 6 इंटू 10⁻9 मीटर हो गया, तो -7 मीटर करके। सिंपल सादी सरल कहानी। कुछ लोग ना जब आप आंसर इसका गूगल या अगर आप बुक से अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो, क्योंकि मेरे को लगता है काफी सारे बच्चे PYQ ऑलरेडी थोड़ा बहुत सोल्व कर रहे होंगे, तो भाई वहां पर ना ऐसा नहीं लिखते, वो इसको आर्मस्ट्रॉन्ग की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो कर लो भाई, आपको भी क्या दिक्कत है। 10⁻³ से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये हो जाएगा आपका 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब काफी बच्चे ना कमेंट करके पूछते हैं कि क्या ऐसा करना जरूरी है। बेटा अगर आप आंसर यहाँ भी छोड़ोगे तब भी पूरी नंबर मिलते हैं। यहाँ से बस ये होता है रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। रिप्रेजेंटेशन मतलब टीचर को फिर आपके ऊपर डाउट नहीं होता, टीचर को पता होता है यस यू आर अ जीनियस स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लवली क्वेश्चन भाई, स्क्रीनशॉट थोड़ा फास्ट लेके चलना, क्योंकि जैसा कि अपना मोटो है बाकियों की तरह नहीं करेंगे भाई, टाइम वेस्ट ना आपका ना हमारा, किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं, इसलिए थोड़ा स्पीड में पढ़ रहे हैं। इफ अ डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड, 2025 का क्वेश्चन है, पहले तो ये देख लो। अब इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो आपको समझदार हो, 2025 के बोर्ड का ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। और ये वीडियो भी देख लो, 2025 में रिकॉर्ड हो रही है अभी फिलहाल। द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द पैटर्न एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट। लल्लू राम क्वेश्चन है, जिसको अगर फॉर्मूला आता है उनको सबको पता है कि डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला पूछ रहा है। स्लिट है, वेवलेंथ दे रखी है, फर्स्ट मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। फॉर्मूला आता है वेल एंड गुड, नहीं आता फॉर्मूले वाली शीट जिंदाबाद, लेक्चर आराम से देख लेना, ठीक है। थीटा की वैल्यू दे रखी है, वेवलेंथ उसने दे रखी है, फर्स्ट बोल रखा है विड्थ ऑफ द स्लिट, यानी कि स्मॉल डी निकालने के लिए बोल रहा है। तो साइन 30 विच इज इक्वल टू एन की वैल्यू 1, क्योंकि उसने बोल ही रखा था भैया द स्लिट इज फर्स्ट मिनिमम बोल रखा था। और लैम्डा कितना है 600 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ करके, ठीक है। एंड देन भाई आप इसमें अगर छोटी मोटी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2, विच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 600 इंटू 10⁻⁹, यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1200 इंटू 10⁻⁹।
अब जैसा कि मैं बोल ही रहा हूँ, कुछ जने इसको बस थोड़ा कन्वर्जन कर लेते हैं, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर या फिर 1.2 माइक्रोमीटर करके। फिर वही वाली बात, कुछ बच्चे बोलेंगे क्या सर हम यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं? बेटा आप आंसर छोड़ लो, आंसर ये भी सही है, ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये एक नॉर्मल टीचर भी समझ जाता है कि अगर किसी बच्चे ने ये बदला है तो यानी कि बच्चे को नॉलेज है। और अगर आप यहाँ तक पहुंच जाते हो भाई, फिर टीचर आपके ऊपर कभी शक करेगा ही नहीं, क्योंकि माइक्रो को ही 10⁻⁻6 बोला जाता है। स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे भाई, आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लवली क्वेश्चन की स्टार्टिंग में 2025 दोबारा सा आ गया, तो इसको तो लवली बोलना बनता भी है भाई। काफी बच्चे बोलते हैं सर आप हर क्वेश्चन को लवली बोल देते हैं, फिजिक्स के सारे ही क्वेश्चन प्यारे होते हैं भाई। अगर फिजिक्स के क्वेश्चनों से प्यार नहीं हुआ तो समझ जाओ आपके अंदर दिल ही नहीं है फिर, ठीक है। 2025 का एक और 2 मार्क्स क्वेश्चन। In a young double slit experiment, two light each of intensity I naught interfere at a point, यानी कि इंटरफेरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, having the path difference lambda by 4, find the intensity at this point। भाई आप चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और अगर आपको दिक्कत है डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने की तो टेंशन मत लो, पाथ डिफरेंस आपको दे रखा है, ठीक है। आप पहले फेज डिफरेंस निकाल लो, ये तो कंफर्म है निकालना है। फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लैम्डा इनटू में एक्स, तो हो जाएगा आपका 2 पाई अपॉन में लैम्डा इनटू में लैम्डा बाय 8। ये डायरेक्ट रिलेशन है, रखना 11 क्लास से आ रखा है ये रिलेशन, 12th क्लास में याद कर लेना इसे। लैम्डा से लैम्डा कट गया तो कितना आ गया बेटा, पाई बाय 4। फेज डिफरेंस की वैल्यू आ गई पाई बाय 4। अब मैं ना इस बार इंटेंसिटी निकालने के लिए बड़ा वाला फॉर्मूला लगा दूं। काफी बच्चे बोलते हैं सर मल्टीपल तरीकों से क्वेश्चन करके दिखाया करो, ठीक है भाई, मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन करके दिखाते हैं, बच्चों की जैसी डिमांड वैसा तरीका, ठीक है। इंटेंसिटी का मेन फॉर्मूला होता है I1 प्लस का I2 प्लस का 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई। अब भाई बच्चे को पता है, यहाँ पर बात कर रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा है, यानी कि इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस में I1 और I2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि I1 बराबर होता है I2 का, जिसको मैं क्या मान लेता हूँ I नॉट। तो जाएगा बेटा I नॉट प्लस का 2 रूट I नॉट कॉस फाई, और फाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, पाई बाय 4। 2026 में ये ट्रेंड बन सकता है, पार्ट डिफरेंस देगा, फेज डिफरेंस खुद से निकालना पड़ेगा। तो जाएगा I नॉट 2 I नॉट हो जाएगा प्लस का 2 अंडर रूट आई नॉट को मल्टीप्लाई करोगे तो I नॉट, और कॉस पाई बाय 4 कितना होता है बेटा, 1/√2 से 2 काटोगे ना बेटा, अगर आप रैशनलाइज कर लेते हो इसको तो बेटा यहाँ पे बचेगा, रैशनलाइज भी बच्चे कई बार पूछते हैं सर बता दो कैसे करते हैं, बेटा √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड। अब √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा बेटा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि बचेगा खाली √2 हमारा आगे आ जाएगा, √2 I नॉट, और I नॉट अगर आप कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस का √2, खत्म कहानी। यही इसका फाइनल आंसर है, यही क्या होने वाला है इसका फाइनल आंसर। अगर आप I = 4 I नॉट cos का 5/2 लगाओगे बेटा, वो जो वहां से भी जो आंसर आएगा वो भी सेम ही है, क्योंकि 2 + √2 को सोल्व करोगे और वहां का आंसर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, टेंशन बिल्कुल मत लेना, स्क्रीनशॉट ले लो बस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। अब काफी बच्चे को पता क्या बोलता है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम तो रे ऑप्टिक्स में था, इस चैप्टर में कैसा आ गया बेटा, रे और वेव ऑप्टिक्स तो एनसीईआरटी ने बनाया है, अदरवाइज ये दोनों चैप्टर ऑप्टिक्स में ही काउंट होते हैं, दोनों के दोनों चैप्टर किसमें काउंट होते हैं, ऑप्टिक्स में ही काउंट होते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर लेना भाई, क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, ठीक है, वैक्यूम मीडियम का रिलेशन है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और उसकी एसआई क्या होती है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दिया, बिल्कुल यूनिटलेस। क्या होती है भाई इसकी असाइनमेंट, यूनिटलेस करके होती है, इसको थोड़ा सा कंसीडर करके चलना, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वेरीफाई स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन अ प्लेन वेवफ्रंट प्रोपेगेटिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। भाई देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे ईयर जानबूझ के नहीं लिखा, मैं लिखना चाहता था 2016 का क्वेश्चन था, ठीक है, 2019 में केंद्रीय विद्यालय में रिपीट हुआ है, 2023 में दोबारा केंद्रीय विद्यालय में रिपीट हुआ है, और भाई 2024 के सीबीएसई के प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। सारे मैं आपको रिपीटेशन बताता हूँ, बट मेरी नजर में ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन में काउंट होगा। रीजन भाई क्योंकि यहाँ पर ना एक लाइन लिखी हुई है, वेरीफाई स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन व्हेन अ प्लेस वेवफ्रंट प्रोपेगेटेड फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम। इस चैप्टर में भाई आपको 2 ही डेरिवेशन पढ़नी है, पहली मतलब 2 डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली प्रूव ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और दूसरी प्रूव ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगन प्रिंसिपल। तो ये दूसरी वाली डेरिवेशन है, वेरीफाई स्नेल्स लॉ का मतलब प्रूव ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वाली डेरिवेशन है, तो देख लेना भाई इसे 100% करके जाना, यही चैप्टर की आन बान और शान है। चलिए आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वैसे तो कोई बड़ी बात इसमें होने वाली है नहीं, क्योंकि कुछ होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे सारे बच्चे भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हवा में उड़ा देते हैं। 2019 का प्री बोर्ड का 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। Why cannot 2 independent monochromatic source produce such an interference pattern? भाई 2 अलग अलग सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस क्यों नहीं करते हैं? तो भाई आप सभी को पता होना चाहिए, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ फेज डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। 2 इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ खाली एक ही दिक्कत है, इनका फेज डिफरेंस क्या होता है, चेंज होता रहता है। अगर किसी को लाइन लिखनी हो तो लिख लेना, बिकॉज देयर फेज डिफरेंस चेंज रैंडमली ओवर टाइम,
ठीक है। फेज डिफरेंस चेंज रैंडमली ओवर टाइम, दो इंडिपेंडेंट सोर्स का फेज डिफरेंस बार बार चेंज होता रहता है, जिसके कारण में ये इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए खाली उनका इस्तेमाल करते हैं जिनकी फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहती है, ठीक है। आगे कह रहे हैं डिड्यूस विद द हेल्प ऑफ यंग अरेंजमेंट टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। भाई ये डेरिवेशन अभी फिलहाल रिसेंटली 2025 और 26 की अगर मैं बात करूं तो इस वाले सिलेबस में ये फिलहाल तो इंक्लूड नहीं है, ये फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन है YDSE वाली, तो देख लेना। आई थिंक मेरे को लगता है हर एक टीचर ने करवाई जरूर होगी, मैंने खुद भी करवा रखी है, क्योंकि भाई सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है। सिलेबस अपडेट करेगी, धप्पा कर देगी, कहेगी भाई फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन पढ़ के आना, ठीक है। तो इसकी फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन कर लेना। फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। आई थिंक 2 लाइन में डेरिवेशन है, खत्म हो जाती है जल्दी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक और लवली क्वेश्चन की स्टार्टिंग है भाई। थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगता है ज्यादा ही हो गया थोड़े से, क्योंकि चैप्टर में से कुछ भी आ सकता है। 2022 का 3 नंबर का क्वेश्चन है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज आर ऑब्टेन ऑन स्क्रीन कैप्ट फॉर इन फ्रंट ऑफ अ डबल स्लिट, हैंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। अगेन देख लो भाई, फ्रिंज विड्थ का क्वेश्चन दोबारा है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या था कि भाई ये डेरिवेशन ना मोस्ट पॉपुलर हुआ करती थी, अब लेकिन ये डेरिवेशन को थोड़ा सा क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग रखा गया है। बट भाई ये डेरिवेशन पढ़ जरूर लेना, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है भाई, धप्पा कर देंगे, आप लोग कोर्ट में कंप्लेंट करते रह जाओगे और भैया बाकी सब नंबर ले जाएंगे। बट एक चीज और भाई, हमारे प्यारे बच्चों के लिए, प्यारे भाइयों के लिए, सबको एक चीज ही बताऊंगा, बाय चांस कभी अगर ऐसा होता भी है कि सीबीएसई कभी आउट ऑफ सिलेबस चीजें दे देती है, ऐसा होता हर बार है, इतना याद रखना, हर बार का ये, ठीक है। तो टेंशन मत लो भाई, आप अगर अटेम्प्ट भी करके आते हो तो आपको मार्क्स मिल जाता है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डेरिवेशन भाई देख लेना, कर जरूर लेना, क्योंकि रिस्क बिल्कुल मत लो। चलिए आ जाते हैं भाई हमारे न्यूमेरिकल। बहुत देर हो गई थी, न्यूमेरिकल नहीं आता 2023 यार, कब से इंतजार था मेरे को इस क्वेश्चन का। 2023 का 3 नंबर का क्वेश्चन आ ही गया फाइनली, लवली क्वेश्चन, ठीक है। आज डिकोडिंग करते हैं, काफी बच्चे बोलते हैं सर फिजिक्स में ना फॉर्मूला आपने बता दिया अच्छा है, लेकिन ना लैंग्वेज डिकोड करने में दिक्कत होती है। लैंग्वेज डिकोड करने के लिए मन और धन और तन, अभी धन की तो बात फिलहाल नहीं करते, तो भैया मन तन और धन को शांत रखो, डिकोडिंग बड़े प्यार से हो जाएगी। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट आर सेपरेटेड बाय 3 mm। कोई दिक्कत हो रही है लिखते जाओ। स्लिट का सेपरेशन दे रखा है 3 × 10⁻³ मीटर एंड इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है भाई, मेरे को लैम्डा भी दे दिया है 480 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर। इफ द स्क्रीन इज केप्ट 2 मीटर फ्रॉम द प्लेट, ठीक है भाई, कैपिटल डी की वैल्यू दे रखा है 2 मीटर दे रखी है, सारी चीजें मैंने एसआई यूनिट के फॉर्म में ले ली। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द 8th ब्राइट फ्रिंज एंड 3rd डार्क फ्रिंज ऑब्टेन विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या कह रहा है? कह रहा है भाई यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी कि इंटरफेरेंस वाला फॉर्मूला लगाना। पहला फॉर्मूला कंफर्म है। कह रहा है हमें सेपरेशन बताओ, सेपरेशन मतलब 8 डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, 8th ब्राइट फ्रिंज और 3rd डार्क फ्रिंज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तो दोनों निकाल लेते हैं, दोनों को माइनस कर लेते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है ना। वो कह रहा है 8 ब्राइट फ्रिंज, अब आपको पता है एक सेंटर में ब्राइट फ्रिंज बनती है, फिर डार्क बनती है, फिर ब्राइट बनती है, फिर डार्क बनती है, फिर ब्राइट बनती है, फिर डार्क बनती है, इस तरीके से बनेगी। तो 8वीं जो होगी 8वीं, और कह रहा है तीसरी डार्क फ्रिंज जहां भी होगी, फिलहाल खाली एग्जांपल दे रहा है, तो 8वीं और तीसरी के बीच का डिफरेंस बताना, यानी कि ये डिस्टेंस बताना है आपको, तो निकाल लेंगे भाई, दोनों को निकाल के दोनों को माइनस कर लेते हैं। अब दोनों को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो भाई आपको पता होना चाहिए, आराम से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 4 पहले मैं ब्राइट फ्रिंज के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज, और कौन से ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू निकालनी है 8, तो एन की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 8 करके। तो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला होता है yn = n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी करके, वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू 8 है, लैम्डा की वैल्यू आपको 480 × 10⁻⁹ दे रखी है, और कैपिटल डी की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, अपॉन में स्मॉल डी की वैल्यू 3 × 10⁻³ है, तो -3 से कटेगा -3 एंड 16 एंड ये आ जाएगा आपका 2.56 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, और पावर हो जाएगी आपकी, सोल्व करोगे तो -3 के आसपास, -3 मीटर के आसपास। ये निकल गया किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज। अब मैं निकाल लूंगा इसी के बगल में किसके लिए, फॉर डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो डार्क फ्रिंज के लिए निकालते हैं। डार्क फ्रिंज के लिए n की वैल्यू कितनी दे रखी है, उसने 3rd बोला हुआ है, तो n की वैल्यू 3 हो गई। फॉर्मूला आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला होता है 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल 2d करके, बस खत्म कहानी, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 × में 3-1 यानी कि 6 - 1 5 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है 480 × 10⁻⁹, और कैपिटल डी की वैल्यू 2 ही होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि चेंज हुई नहीं है, और ये हो जाएगा आपका डी की वैल्यू 3 × 10⁻⁻3, 2 से 2 कट गया, देन वो या 16 आ जाएगा, 16 80 और इंटू 10 की पावर हो जाएगा ये -4, यानी कि, लेकिन यहाँ -3 है तो पावर सेम करने के लिए इसको लिखूंगा 0.8 × 10⁻³
मीटर करके, ठीक है। तो ये आ गई भाई आपकी वाई एन की वैल्यू पहले वाले पार्ट के लिए, ये दूसरे वाले पार्ट के लिए। हमें क्या निकालना था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई के लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे भाई। दोनों को माइनस करने के लिए यानी कि 2.56 इंटू 10⁻³ माइनस 0.8 इंटू 10⁻³ तो 2.56 में से 0.8 गया तो इतना तो सभी को पता है, 1 पॉइंट कितना बचेगा 76 इंटू 10⁻³ मीटर। और टीचर की नजर में अच्छा बनना है तो 1.76 मिलीमीटर। टीचर इंप्रेस भाई, टीचर को खुश करके रखो, टीचर खुश आप खुश तो भैया हम तो ऑलरेडी खुश है। डन, स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए भाई, आ गया और छा गया 2018 का क्वेश्चन आ गया, 3 नंबर का भैया। लवली क्वेश्चन की स्टार्टिंग है ये भी, क्योंकि जहां न्यूमेरिकल आते हैं ना भैया हमें तो वहीं प्यार हो जाता है, हम तो जैन मलिक है, जहां न्यूमेरिकल हमारा तो प्यार ही वही है। तो कह रहा है पहला, इफ वन ऑफ द टू आइडेंटिकल स्लिट प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन चैप्टरों में पीवाईक्यू में हर बार यही आ रहा है, या तो इंटरफेरेंस बोल रहा है या डिफ्रैक्शन बोल रहा है। तो बेटा फॉर्मूला वाली वीडियो में से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के सारे फॉर्मूले याद कर लेना। मैंने 2 बार बनवाया था जानबूझ की, ताकि आप लोग फॉर्मूले को दिमाग के अंदर बिठा लो, ठीक है। कह रहे हैं इस कवर्ड विद अ ग्लास, यानी कि भैया 2 आइडेंटिकल स्लिट में से एक को कवर कर दिया गया, सो दैट द लाइट इंटेंसिटी रिड्यूस टू 50%। हमें मूर्ख समझा गया, हमें ही पता है भाई, एक को कवर कर दोगे इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम इंटेंसिटी। भाई जो बच्चे घबरा रहे हैं तो घबराने की तो पहले जरूरत है नहीं, 50% रिड्यूस हो गई, ठीक है, पासिंग थ्रू इट रिड्यूस टू 50%, यानी कि I2 की वैल्यू कितनी हो गई 50% हो गई। किसका 50%, I1 का। तो ये जाएगा आपका I2 हो जाएगा आपका, परसेंटेज हटाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, नीचे 100 आ जाएगा I1, यानी कि I2 आ गया आपका I1/2। काटोगे तो भैया 50 बन जा 50, 52 जा 100 करके। मुझे रेशियो किसका निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी। भाई मैं आपके लिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैक्सिमम अपॉन में मिनिमम का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है √I1 प्लस में √I2 अपॉन में का होल का स्क्वायर होता है वैसे तो, और मिनिमम का होता है √I1 माइनस के √I2 का होल का स्क्वायर, ठीक है। अब आप चाहो तो इस पूरे का भी स्क्वायर लिख सकते हो, आप चाहो तो इस पूरे का भी स्क्वायर लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे करके आप पूरे का स्क्वायर लगा देना। अब भाई यहाँ पर आप चाहो तो वैल्यू डाल देना, बट कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में वैल्यू डालने के चक्कर में भाई थोड़ा सा मामला क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। बट अगर आप करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक शॉर्टकट और मार सकता हूँ। अब I2 की वैल्यू डालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं लेकिन डायरेक्टली वैल्यू निकाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। I2 इसको नीचे ले लेता हूँ, इसको ऊपर ले लेता हूँ, यानी कि हो जाएगा आपका I1/I2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। कितनी आ जाएगी बेटा, इसको नीचे ले लेना, इसको उधर लेना, I1/I2 की वैल्यू। इस पूरी इक्वेशन को ऊपर और नीचे ना I2 से डिवाइड कर लो, तो हो जाएगा बेटा √I1/I2 प्लस का 1 अपॉन में √I1 माइनस का, हाँ सॉरी, अपॉन में √I2 माइनस का 1 का होल का स्क्वायर। जिसको मैथ्स आती है उसको तो अच्छे से समझ आ गया होगा मैंने क्या किया, √I2 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर लिया, तो I2 के नीचे I2 आएगा तो 1 बचेगा, और I1 के नीचे I2 आएगा तो ये होगा। जिस बच्चे को इसमें दिक्कत हो बेटा बिंदास होके I2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेना, I1/2 करके, I1/2 करके √I1/2 हो जाएगा, रूट सारे √I1 से √I1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मल्टीपल तरीके हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, जल्दी आंसर आ जाएगा एक्चुअली। तो I1/2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √2 प्लस का 1 अपॉन में √2 माइनस के 1 का होल का स्क्वायर। अब भाई आप सोल्व करना, देखो यहाँ तक भी जो बच्चा छोड़ेगा ठीक है, लेकिन आप, मैंने बोला ना टीचर की नजर में इंप्रेशन अच्छा बनाना है। √2 की वैल्यू 1.41 प्लस का 1 अपॉन में 1.41 माइनस का 1 का होल का स्क्वायर। तो 1.41 कितना हो जाएगा, 2.41 अपॉन में 0.41 का होल का स्क्वायर। तो ये काटोगे पॉइंट से डेसिमल कट गया, तो आ जाएगा 6 24, यानी कि 36 से थोड़ा सा छोटा, यानी कि मैं यहाँ पे ना अप्रोक्सली का साइन लगाता हूँ, अप्रोक्सली 36 से थोड़ा छोटा, यानी कि 34 के आसपास आ जाएगा, यानी कि 34:1 करके। बाकी आप लोग देख लेना, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ तक भी आंसर छोड़ोगे चल जाएगा, बट भाई आपकी मर्जी है, इमेजिनेशन और अपनी रेपुटेशन बचानी है तो यहाँ तक पहुंच जाना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तो यहाँ पे आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिंज डू यू एक्सपेक्ट ऑब्जर्व इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब भाई ये है दमदार क्वेश्चन, 2018 में यही हुआ था। पहला पार्ट तो हर किसी ने सोल्व कर लिया था, क्योंकि हर एक टीचर इंटेंसिटी समझा के बैठता है, और मेरी भी गारंटी है आपने जहां भी पढ़ रखा हो आपने इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन कर रखे होंगे। दूसरा पार्ट था, कह रहा था कि भाई अगर मान लो मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा। अब भाई काफी बच्चे सोचते हैं कि यार मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करेंगे तो फ्रिंज पैटर्न बनना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता, फ्रिंज पैटर्न बनता है लेकिन बहुत लाइट बनता है। कैसे बनता है, बहुत लाइट, तो वो ऑब्जर्व नहीं हो पाता। आप देखो, आप चाहो तो लिख सकते हो भैया कि फ्रिंज शेप, जिसको लिखना है भाई लिख लेना, सेकंड वाले का, बी वाले पार्ट का, फ्रिंज शेप एंड साइज विल रिमेन द सेम, फ्रिंज शेप एंड साइज विल रिमेनिंग द सेम।
फ्रिंज साइज और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। फर्क कहाँ आएगा, खाली एक आएगा भाई, द सेंट्रल फ्रिंज रिमेन्स व्हाइट, सेंट्रल फ्रिंज रिमेन्स व्हाइट, यानी कि जो सेंट्रल में फ्रिंज बननी है ना वो व्हाइट ही रहने वाली है, ब्राइट स्पॉट बनता है वहां पे, ठीक है। एंड नो क्लियर फ्रिंज पैटर्न सीन आफ्टर अ फ्यू कलर्ड फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो होगा क्या कि भैया कुछ कलर्ड फ्रिंज दिखेगी आपको लेफ्ट हैंड राइट में, इतना ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि डाइड एक नंबर का होगा ये थ्योरेटिकल, तो भैया खाली इतना लिख लेना, पहला तो वही लिख लेना जो आपको बता रखा है क्या कि फ्रिंज शेप एंड साइज विल रिमेन द सेम, फ्रिंज विड्थ और फ्रिंज शेप और साइज का रहने वाला सेम रहने वाला। दूसरा, द सेंट्रल फ्रिंज रिमेन्स व्हाइट, जो सेंट्रल फ्रिंज रहेगी वो क्या रहने वाली है, व्हाइट। 2 पॉइंट मेरे हिसाब से बहुत है, जिसको आगे लिखना हो लिख लेना। नो क्लियर फ्रिंज पैटर्न इज सीन, नो क्लियर फ्रिंज पैटर्न इज सीन आफ्टर अ फ्यू colored fringe on either side of a central fringe, ठीक है। 2 पॉइंट भी बहुत है वैसे, इतना भी लिख लोगे तो इनफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 डिस्कस ब्रीफली डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ अ सिंगल स्लिट एंड ड्रॉ द शेप ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न। भाई डिफ्रैक्शन पैटर्न का शेप बनाने का मतलब वो बोलना चाह रहा है जो इंटेंसिटी ग्राफ आप लोग पढ़ के आए हो ना, जो भौतिक स्टडी वालों ने पढ़ा रखा है इंटेंसिटी ग्राफ डिफ्रैक्शन के लिए, उसको बना के आओ। 2024 का 3 नंबर का क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है, अब वो क्या कह रहा है, डिस्कस ब्रीफली डिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ सिंगल स्लिट का मतलब था कि यहाँ पर ना आपको डिफ्रैक्शन के बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन करना था, डेरिवेशन के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कोई बच्चे करते हैं डेरिवेशन लिख के आएंगे, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डिफ्रैक्शन के बारे में एक्सप्लेन करना था, डायग्राम बनाना था और भाई सिंपल सा उसका इंटेंसिटी ग्राफ बना के दिखाना था। ये हम फिजिक्स का पेपर दे रहे हैं, हिस्ट्री का पेपर नहीं दे रहे कि ज्यादा लिखने के ज्यादा नंबर मिलते हैं, सही लिखने के नंबर थे। तो 2024 में भाई देख लेना 3 नंबर का क्वेश्चन किस तरह का था। चलिए आगे बात करते हैं भाई, थोड़ा सा अब जाके दमदार क्वेश्चन आ रहे हैं। जब बोर्ड ना भरा भरा सा रखता है ना, जैसे बोलते हैं ना क्वेश्चन की लेंथ जब थोड़ी सी ज्यादा होती है तब थोड़ा अच्छा लगता है। कह रहा है डिस्क्राइब एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर व्हिच डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रैक्शन फिनोमेना। भाई 2 छोड़ो, मैंने 3 लिखवा दिए थे तो इसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं करने वाला। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के लिए 2 डिफरेंस से देख लेना। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ द इंटरफेरेंस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये डेरिवेशन भाई इस बार भी आ सकती है, आपको इंटेंसिटी की डेरिवेशन करके दिखानी है। आप देख लेना इंटरफेरेंस की यंग डबल स्लिट की, यानी कि इंटेंसिटी ये वाला डेरिवेशन है 4I0 cos स्क्वायर 5/2 करके। तो ये इंटेंसिटी की आपको डेरिवेशन करनी थी 2019 का 5 नंबर के क्वेश्चन में। इसके पहले पार्ट में बच्चों को ज्यादा टाइम लगा था क्योंकि सेकंड पार्ट सिंपल है, न्यूमेरिकल है, इसलिए सिंपल है। आ जाते हैं भाई सेकंड पार्ट, डिकोडिंग करते हैं क्या है ये। इफ द डिफ्रैक्शन, भाई क्वेश्चन डिफ्रैक्शन का ध्यान रखूंगा। ड्यू टू द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देख लो भाई 2019 में डिफ्रैक्शन भी बोल रहा है और सिंगल स्लिट भी बोल रहा है, ऐसा जनरली होता नहीं था पहले। द aperture of the slit is ठीक है 3 mm if the monochromatic light of wavelength 620 nanometer is incident normally on the slit. Calculate the separation between the first order minima and third order maxima. मैंने अभी 2 मिनट पहले क्वेश्चन ही करके दिखाया, ठीक है, पहले पार्ट का नहीं दूसरे पार्ट का आंसर करके दिखा रहा हूँ आपको। सेपरेशन यानी कि डिफरेंस बताना है फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा और थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा का। तो भाई इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा और मैक्सिमा का डिफरेंस निकल जाएगा। मैं पहले मैक्सिमा लिख देता हूँ क्योंकि आपको पता है डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले थोड़े उल्टे होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2n + 1 लैम्डा कैपिटल D/2d। अब ये मैक्सिमा कौन सा बोल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा एंड थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। तो भैया थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा का मतलब n की वैल्यू 3 पुट करना, 3 2 6 और एक 7 लैम्डा कैपिटल D/2d। कोई दिक्कत में किसी को? अगला मिनिमा के लिए भी निकाल देते हैं, झंझट ही खत्म हो जाएगा ना फिर। मिनिमा का फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ पे x = n लैम्डा कैपिटल D/d, ठीक है। मिनिमा की वैल्यू बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि मिनिमा n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू उसने दे रखी है आपको 1, तो 1 × में लैम्डा कैपिटल D/d। अभी मैं खाली सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करके पहले ये निकाल लेना फिर ये निकाल लेना और दोनों को क्या कर देना माइनस। आपको चाहो तो यहाँ पे x1 और x2 लिखना हो तो भाई लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई इंप्रेशन वाली बात ही नहीं है, टीचर समझदार है, ठीक है। वैल्यू पुट करके थोड़ा सा ये है कि लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है। और जैसे कि मैंने बताया मैं अलग अलग पैटर्न में अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे को कोई भी पैटर्न में दिक्कत ना हो, सारे पैटर्न समझ आ जाए। तो पहला पैटर्न तो वही है, वैल्यू पुट कर लो, दोनों आंसर निकाल के माइनस कर दो, सबसे बेस्ट पैटर्न है अगर किसी को लगता है। जिनकी मैथ स्ट्रॉन्ग है भाई उनके लिए एक होना चाहिए, क्योंकि मैथ वाले बच्चे कई बार कमेंट करते हैं कि सर हमें तो आप कंसिडर करते ही नहीं हो। तो बेटा लो आज आपको भी कंसिडर कर लेते हैं। डेल्टा x डायरेक्टली निकाल दो तो क्या हो जाएगा x1 माइनस का x2 यानी कि हो जाएगा 7 लैम्डा कैपिटल D/2d माइनस का लैम्डा कैपिटल D/d। आप एलसीएम लेके देख लेना, इसको अगर आप सोल्व करते तो आपका आएगा भाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 में 2 गया तो 7 में से 2 गया तो 5 लैम्डा कैपिटल D/2d करके खत्म कहानी। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लूंगा डेल्टा x, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकल के आया कितना निकल के आया 5 लैम्डा कैपिटल
2D। अब वैल्यू पुट कर लो 5 लैम्डा, वेवलेंथ कितनी दे रखी है 620 नैनोमीटर, 10 की पावर -9। कैपिटल डी कितना दे रखा है भाई, स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस 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 ये लिखा हुआ लास्ट में लिखा हुआ है 1.5 और अपॉन में सॉरी ये डी था स्मॉल डी 2। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, शुरू में लिखा था 3 mm यानी कि 3 × 10 की पावर -3 करके। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ सारी वैल्यू सही है ना। हाँ स्क्रीन में क्या होता है ना रिफ्लेक्शन आता है, कई बार दिखता नहीं है। तो भाई इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 3 से कुछ कट तो रहा नहीं है, 2 से ही कटेगा, 2 3 जा 6 31 एंड ये 1.5 है 31 5 5 3 15 यानी कि अप्रोक्सली यार ये 7.7 के आसपास आना चाहिए, 7.7 × 10 की पावर -3 मीटर। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया टीचर की नजर में स्मार्ट बनना है तो इसको क्या लिख लेंगे मिलीमीटर। बाकी आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, अगर किसी का 7.7 की जगह 7.8 आए टेंशन मतलब भाई इतना चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है सिंपल। इसके अलावा तो कुछ था नहीं इसमें, बिल्कुल खाली इतना ही था। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन उसी पैटर्न का रिपीट हो गया, बट मैंने आपको थोड़ा नया तरीके से कराया। अब कोई बच्चा अगर कमेंट सेक्शन में या उसके दिमाग में अगर आ रहा हो कि क्या हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा डेल्टा एक्स निकाल सकते थे, हाँ भाई बिल्कुल निकाल सकते हो, टेंशन बिल्कुल मत लो। चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। आ गया भाई, छा गया 2018 का 5 नंबर का क्वेश्चन एक और आ गया, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन की स्टार्टिंग ना भाई काफी जबरदस्त लगती है मेरे को, जिसे बोलते हैं ना जबरदस्त। क्या रहा है, डिफाइन अ वेव फ्रंट। भाई दोबारा आ गया, इसको अब मैं क्या ही डिफाइन करूं। यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस। मैंने बोल दिया भाई चैप्टर में 2 ही डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वाली तो कर लेना भाई। पहला पार्ट मैं मानता हूं आप लोग सारे कर लोगे। सेकंड पार्ट, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड ऑफ डबल द ओरिजिनल विड्थ। ठीक है भैया, यानी कि जो विड्थ है वो डबल हो गई। ठीक है, हाउ डज दिस अफेक्ट द साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन पैटर्न। आपको बताना है कि उसमें क्या 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 फर्क पड़ेगा कोई बात नहीं भाई, बी वाला पार्ट में करके दिखाता हूँ। कह रहा है स्मॉल डी की वैल्यू जो हो गई है वो 2 टाइम्स हो गई है, तो कोई बात नहीं। बीटा की वैल्यू क्या थी, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, फ्रिंज विड्थ, क्योंकि साइज का मतलब फ्रिंज विड्थ के बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है, तो बीटा डैश कितना आ जाएगा, लैम्डा कैपिटल डी बाय डी डैश की जगह 2d डाल देना यहाँ पे, तो यानी कि नया बीटा डैश जो आएगा वो कितना आ जाएगा, बीटा बाय 2। इसका मतलब है जो साइज होगा वो रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा, रिड्यूस टू हाफ। ठीक है बेटा, रिड्यूस टू हाफ। यहाँ पे दिख रहा है ना फ्रिंज विड्थ जो आई है वो आधी आई है, बेसिकली फ्रिंज विड्थ का मतलब साइज ही होता है, याद रखना। वो थोड़े से अलग अलग इंग्लिश वर्ड है और कुछ नहीं है। अगला क्या कर रहा है, इंटेंसिटी भी बता दो भाई, जब इतना कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर, तो लो बेटे इंटेंसिटी भी बताते हैं। इंटेंसिटी जो होती है जनरली फ्रिंज विड्थ के, सॉरी ये जो स्लिट के विड्थ होते हैं इसके स्क्वायर के बराबर होती है। अब उसने क्या बोलता है, इसको अगर उसने डबल कर दिया तो जो नई वाली इंटेंसिटी आएगी भाई वो आ जाएगी आपकी 2d का होल का स्क्वायर, यानी कि नई वाली इंटेंसिटी जो आएगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, इसको सोल्व करोगे ना भाई तो हो जाएगा आपका 4d स्क्वायर, और d स्क्वायर i के बराबर था, तो नई इंटेंसिटी जो आएगी न्यू इंटेंसिटी, ठीक है, न्यू इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स। इसको लिख लेना भाई, इंटेंसिटी स्लिट के सेपरेशन के स्क्वायर के बराबर होती है, और ये तो खैर सबको पता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अगर किसी को लिखना है तो खाली इतना लिखना, फ्रिंज विड्थ और साइज का मतलब क्या होता है आपका सेम ही चल रहा होता है, कोई दिक्कत में किसी को, सही है। बी पार्ट में मेरे को इतना ही दिख रहा है खाली, इसके अलावा कुछ है नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट था। सी को भी देख लेते हैं। व्हेन अ टाइनी सर्कुलर ऑब्स्टैकल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स, अ ब्राइट स्पॉट इज सीन एट द सेंटर ऑफ द ऑब्स्टैकल, एक्सप्लेन व्हाई। क्या बोल रहा है ये, कह रहा है जब भैया हम ये सब चीजें कर रहे होते हैं, हाइगन प्रिंसिपल या जो भी कर रहे होते हैं, टाइनी सर्कुलर ऑब्स्टैकल इज प्लेस इन द पाथ ऑफ लाइट, जब आ रही होती है उसके सामने जब छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, देखा कभी धूल के कण देखे होंगे आपने, खिड़की से आती हुई कभी धूप को देखना, जब खिड़की से धूप की रोशनी अंदर आ रही होती है तो धूल के छोटे छोटे कण ना आपको दिख रहे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, वो भी सर्कुलर मान लो। ठीक है, तो कह रहा है व्हेन अ टाइनी सर्कुलर ऑब्स्टैकल, कोई छोटा सा ऑब्स्टैकल आ जाए पाथ ऑफ अ लाइट, लाइट के बीच में आ जाए, ठीक है, अ ब्राइट स्पॉट इज सीन एट द सेंटर ऑफ द ऑब्स्टैकल, ऑब्स्टैकल के सेंटर में आपको चमकता हुआ स्पॉट दिखाई देता है। जैसा कि मैं बोल ही रहा हूँ, खिड़की से जो धूप अंदर आती है आप देख लेना, वो जो धूल के पार्टिकल होते हैं आपको एकदम चमकते हुए नजर आएंगे, और दिल्ली में रह रहे हो तो धूल तो देखने की जरूरत ही नहीं है भाई, चारों तरफ धूल है भाई, चारों की चारों तरफ धूल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो किसी ने अगर देखा होगा तो धूल के पार्टिकल चमकते हुए नजर आते हैं भाई, इसी को हमारे नेता लोग बोलते हैं सफेद सोना। क्या बोलते हैं भाई इसे, सफेद सोना, जो बाद में सबको करवाएगा रोना। चलिए खैर उसको छोड़ते हैं। तो कह रहा है कि भाई टाइनी स्पॉट जो पार्टिकल है ये ब्राइट स्पॉट क्यों दिखता है, डिफ्रैक्शन, किसकी वजह से दिखता है भाई, डिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा यहाँ से रीड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे अभी टाइनी पार्टिकल की वजह से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन टाइप का दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है मैंने टाइनी सर्कुलर ऑब्स्टैकल, तो भाई आप ना इसमें एक्सप्लेन वाई में बढ़िया से लिख सकते हो, दिस इज बिकॉज वेव डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द एज ऑफ द सर्कुलर ऑब्स्टैकल।
दिस इज बिकॉज wave diffracted from the edge of the circular obstacle interfere constructively at the center of the shadow resulting in the formation of a bright spot. खत्म कहानी। सिंपल भाषा में बोलूं तो डिफ्रैक्शन के कारण भैया वो जो ब्राइट स्पॉट होता है आपको दिखाई देता है, क्योंकि डिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट सीधा आती है, ऑब्स्टैकल से टकराती है और मुड़ जाती है, और इंटरफेयर होती है। इंटरफेयर का मतलब मिल जाती है किसी न किसी पार्टिकल में, जिसके कारण आपको ब्राइट स्पॉट दिखाई देता है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। दिस इज बिकॉज वेव डिफ्रैक्टेड, this is because wave diffracted from the edge of a circular obstacle interfere constructively at the center of the shadow resulting in the formation of the bright spot. ठीक है भाई, डन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 5 नंबर का 2022 का एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दमदार। यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना तो 5 नंबर के ज्यादातर क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू 3 और 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो इसको देख लेना भाई, सारे के सारे एकदम मजेदार क्वेश्चन है। ड्राइव ऑल एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है भाई, ये आप खुद से देख लेना, एक्सप्रेशन करना है फ्रिंज विड्थ के। दोबारा ये क्वेश्चन आ गया, तीसरी बार रिपीट हो रहा है। इसका मैं बी पार्ट की तरफ देखता हूँ, क्योंकि बी पार्ट ऑलमोस्ट सबने देखा भी होगा इसका। ठीक है, बी पार्ट, इफ द टू स्लिट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैव द विड्थ रेशियो, ये विड्थ रेशियो दे रखा है आपको W1 और W2 का रेशियो कितना दे रखा है 4/1 करके। डिड्यूस द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपको कह रहा है कि इंटेंसिटी बताओ मैक्सिमा मिनिमा। घबराना मत बेटा, विड्थ जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, यानी कि a² की आपको वैल्यू दे रखी है 4/1। तो बेटा इसका सिंपल मतलब है a/b, यानी कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2:1। ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएंगे, तो ये एम्पलीट्यूड का रेशियो आ गया। अब आप चाहो तो भाई देखो, मैक्स इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम के मल्टीपल फॉर्मूले होते हैं, तो आप यहाँ पे एम्पलीट्यूड की नजर में मैक्स इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, a+b का होल का स्क्वायर अपॉन में a - b का होल का स्क्वायर करके। आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू डाल देना। यहाँ पे अगर आप निकालोगे a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2b, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2b प्लस का b, यानी कि अपॉन में आ जाएगा 2b माइनस का b का होल का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 जा कितना आ गया आपका 9:1 करके। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका इसका करने का। अगर आप चाहो तो इंटेंसिटी वाले तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। इंटेंसिटी को बस आपको विड्थ के बराबर मानना पड़ जाएगा, और I1 I2 वाला फॉर्मूला लगा के कर लेना, तब भी आंसर कितना आएगा 9:1। ये मैंने एम्पलीट्यूड वाला क्यों किया, क्योंकि काफी सारे बच्चे कई बार इंटेंसिटी का फॉर्मूला एम्पलीट्यूड की टर्म में पढ़ के चलते हैं। वैसे सबको पता होना चाहिए जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो अगर घूम फिर के बात करोगे तो वहां पर वही वाली वैल्यू आ जाएगी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए इस पैटर्न को भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं भाई। 17 मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन वाटर सरफेस। व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई, मैं ना 2 केस बना लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पहला केस किसका है, रिफ्लेक्शन का है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में आपको बताना चाहिए इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तीनों की तीनों चीजें कांस्टेंट रहती है। एक फॉर्मूला होता है C = μ × लैम्डा। रिफ्लेक्शन में तीनों कांस्टेंट रहते हैं, और वो कह रहा है कि भाई मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ दे रखी है। आप ये बताओ वाटर सरफेस से वो इंसिडेंट ऑन एयर ऑन अ वाटर सरफेस, व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड बतानी है आपको रिफ्लेक्शन के केस में। तो भैया रिफ्लेक्शन के केस में जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होगी 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। जो अगला क्या है, वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 589 नैनोमीटर है तो नैनोमीटर ही रहने वाली है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इतना ध्यान रखना। तीसरा फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, वो मैं निकाल लूंगा, C = μ × लैम्डा से। C की वैल्यू 3 × 10⁸, म्यू मेरे को निकालना है, और लैम्डा की वैल्यू 589 × 10⁻⁹ सोल्व करोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यानी कि ये अप्रोक्स अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आएगा ये 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज करके। सारी चीज निकल गई रिफ्लेक्शन के लिए। अगले बात करते हैं। अगला मेरे को किस लिए निकालना है भाई, आपका रिफ्रैक्शन के लिए निकालना है। रिफ्रैक्शन भाई इसके लिए खाली फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है, इसकी फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी जो रहती है कांस्टेंट रहती है। किसी बच्चे को अगर नोट डाल के बात लिखनी हो तो लिख लेना, इन रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, इन रिफ्लेक्शन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। बाकी दोनों चीजें इसमें चेंज हो जाएगी, और चेंज कैसे होगी मैं एक एक करके निकाल देता हूँ। जैसे मान लो मैं पहले स्पीड निकालता हूँ, तो स्पीड निकालने का भैया इसका फॉर्मूला आ जाएगा C/μ करके। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 3 × 10⁸, और म्यू की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी है 1.33। तो भाई इसको डिवाइड कर लेना, 1.33 को 3 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सली आ गए 2.26 × 10⁸ मीटर/सेकंड करके। तीसरा मेरे को क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालने के लिए बोल रहा होगा पक्का। ठीक है, तो वेवलेंथ निकाल के दिखानी है। तो वेवलेंथ लैम्डा डैश जो होगा वो होगा λ/μ। तो पहले वाली वेवलेंथ कितनी दे रखी है आपकी
589 इंटू 10 की पावर -9 और म्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 1.33। इसको आप डिवाइड कर देना तो ये अप्रोक्सली आएगा आपका 443 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। आप चाहो तो इसको नैनोमीटर लिख सकते हो। तो इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी जनों को लगेगा कि अगेन भाई ये क्वेश्चन तो होना चाहिए आपका रे ऑप्टिक्स का, तो भाई रे ऑप्टिक्स का नहीं है क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में बोल रखा है, वैसे भी ऑप्टिक्स बात एक ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। 18 क्वेश्चन दमदार, मजेदार, धुआंधार 2023 का प्यारा क्वेश्चन कह रहा है अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग टू वेवलेंथ, ठीक है भैया, दो वेवलेंथ दे रखी है, is used to obtain interference fringe in young double slit experiment, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए दे रखा है, ये भी ठीक है, दो वेवलेंथ दे दी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज स्क्रीन एंड द फ्रॉम द सेंट्रल वेयर द वेव, अच्छा फॉर द वेवलेंथ थी भैया, क्या रहा है डिस्टेंस बताओ तीसरी ब्राइट फ्रिंज का। पहले मैं देख लेता हूँ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, हाँ भाई है, तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज पहला पार्ट आराम से लिख देता हूँ। थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, एन की वैल्यू 3 दे रखी है तो 3 पुट कर दी, लैम्डा की वैल्यू चीक चीक के बोल रहा है 650 रखना, तो 650 इंटू 10 की पावर -9 लेना है तो 9 ले लिया। कैपिटल डी स्मॉल डी बोला नहीं है तो रहने दो भाई, मेरी जेब से क्या जा रहा है, कैपिटल डी स्मॉल डी को छोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो खाली तो हो जाएगा 1950 इंटू 10 की पावर -9 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 9050 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इसको लिख लेना नैनोमीटर। कुछ बच्चे बोलते हैं भैया सर क्या करे, कैपिटल डी और स्मॉल डी से कंफ्यूज कर दिया था 2023 में। अरे कर दिया था तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मत पकड़ पुट करो, दी होती वैल्यू तो पुट कर लेता। अब कुछ बच्चे चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे, कहेंगे चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं हम, वहां पे सर्च करोगे उन्होंने कैपिटल डी और स्मॉल डी पुट कर रखा है क्योंकि कोई और क्वेश्चन सर्च करता है। ये मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे सीबीएसई के आंसर की के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, वहां पर कई बार ऐसा होता है कि ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे इसका बी पार्ट है, मल्टीपल वेबसाइट ने मल्टीपल आंसर दे रखा है इसका, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस बताओ फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू द बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड, कह रहा है ब्राइट फ्रिंज हो दोनों की दोनों मिल जाए आपस में, वो डिस्टेंस बताओ। तो भैया ब्राइट फ्रिंज दोनों की दोनों मिल जाए, मिला लेते हैं, ब्राइट फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज, फॉर्मूला क्या होता है एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इसमें कोई दिक्कत भाई। अब भाई इसमें क्या करते हैं ना बच्चे, दोनों की दोनों मिल जाए, तो भैया पहली वाली अगर एन आई है तो दूसरी क्या आएगी n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, क्योंकि एक अगर हल्की से ऊपर बन रही होगी तो एक उसी के आसपास बन रही होगी, तो पहली वाली को अगर मैंने पहली वाली अगर वेवलेंथ सेकंड में ब्राइट फ्रिंज बनाएगी तो दूसरी वाली क्या बनाएगी, उससे पहले बनाएगी। अच्छा उससे ऊपर भी बना सकती है, n+1 भी लिख सकते थे, ऐसे बात नहीं है कि n+1 नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चा फिर सोचेगा सर कैसी बात कर रहे हो, पहली वाली वेवलेंथ की वजह से तीसरे में अगर ब्राइट फ्रिंज बनी है तो दूसरी वाली की वजह से चौथे में भी तो बन सकती है भाई, दूसरे में भी बन सकती है चौथे में बन सकती है, बट यहाँ पे क्या लिखा है लीस्ट डिस्टेंस, और बेटा लीस्ट डिस्टेंस के लिए n+1 करना समझदारी नहीं होती, वो लीस्ट के लिए नहीं, वो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए करना चाहिए, तो n-1 कैपिटल डी से कैपिटल डी करके, अच्छा लैम्डा 1 और लैम्डा 2 पुट कर लेना, तो हो जाएगा आपका n लैम्डा 1 विच इज इक्वल टू n-1 लैम्डा 2। अब मैं दोनों वैल्यू पुट कर लेता हूँ, लैम्डा 1 की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 520, तो जाएगा आपका 520 नैनोमीटर 10 की पावर -9, n-1 लैम्डा 2 की वैल्यू दे रखी है आपको 650 इंटू 10 की पावर -9, सोल्व कर लेना, 10 की पावर -9 से 10 की पावर -9 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो भाई अगर आपने इसको सही से सोल्व किया ना, n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5 के आसपास आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये ऑलमोस्ट देखो सारा तो खैर मुझे ही पता है वो सारा नहीं कटेगा, ठीक है, सारा नहीं कटेगा, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी इसकी, क्या आने वाली है इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आने वाली है 5 के आसपास, तो इसको देख लेना भाई, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे से, कहीं किसी बच्चे से गड़बड़ हो जाए, ठीक है। n की वैल्यू 5 आ गई, खत्म कहानी, बस। अब आपको क्या निकालना था, कह रहा था भैया मुझे लीस्ट डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, तो लीस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और मैं वेवलेंथ कौन सी वाली पुट करूंगा, लीस्ट वाली, ठीक है, कौन सी वाली पुट करेंगे भाई, लीस्ट वाली वेवलेंथ पुट करेंगे, एक बार ढंग से लिख देते हैं n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई है 5, लैम्डा की वैल्यू मैंने कितनी ली थी 520, कैपिटल डी और स्मॉल डी को मैं छोड़ ही देता हूँ, वैसे 520 नैनोमीटर था, फिलहाल मैं पीछे नैनोमीटर लगा देता हूँ, तो इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 2600 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी नैनोमीटर करके। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने लैम्डा की वैल्यू 520 ली है, n की वैल्यू 5 ली है, अगर ये वाली लेनी हो तो बेटा n की वैल्यू 4 लेना फिर, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 5 डालोगे ना, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, फिर लैम्डा आप ये वाला ले सकते हो 650, तब भी आंसर सेम ही आएगा। n की वैल्यू लैम्डा 1 के साथ ली थी, इसलिए यहाँ पर मैंने लैम्डा 1 पुट किया है, आप चाहो ना भाई करके देख लेना, टेंशन मत लिया करो, टेंशन भौतिक स्टडी में रहकर तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी वाली के लिए मैंने n-1 माना था, लैम्डा 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी,
अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लेना, n की वैल्यू 5 और लैम्डा 2 की वैल्यू ये एज इट इज आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है। याद रखना भाई ये आंसर जो लिखा है मैंने सीबीएसई की गाइडेंस यानी कि सीबीएसई का जो आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि काफी जने इसको रेशो करके भी करते हैं, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी बता देता हूँ सुनो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। अगर आप इसको कहीं और से इसका आंसर देखते हो तो भाई टेंशन मत लेना, वो n1 और n2 मानेंगे, मानने दो। n1 और n2 का रेशियो आएगा 4:5। अरे भाई जो बच्चे की मैथ्स है ना उसको तो अच्छे से पता है, यहाँ भी तो अगर ये 5 आया तो दूसरा वाला कितना आएगा 4 ही आएगा, उनका बस n1 n2 का रेशियो 4:5 आएगा, फिर भी वो यही करेंगे वैल्यू पुट करके, तो बात एक ही पड़ती है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने की भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं, 5वां क्वेश्चन एक और भाई। अब आ रहे हैं थोड़े से ना, अब मेरे को प्यार करना ही करना पड़ेगा भैया, 2024 के क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन 25 का होगा, 2025 का, जो 2025 में के बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि इसी चैप्टर से आ गया क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन देख लो, आराम से, क्योंकि इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, मैं भी एक बार कवर कर लेता हूं इसे। चलो, a plain light wave propagated from a rarer to denser medium is incident at an angle of I on the surface of separation two media using Heisenberg principle, law of refraction, Snell's law। आपको मैंने बार बार हजार बार तो नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत बार बोल दिया है, इस चैप्टर में 2 ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, 2024 का लाइव एग्जांपल है। अगेन प्रूव ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा गया हाइगन्स प्रिंसिपल से, तो भैया आप समझदार के लिए इशारा काफी है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या रहा है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 10 स्लिट आर सेपरेटेड बाय 0.3 मीटर। किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं डायरेक्टली लिख के चलता हूँ, 0.3 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, एंड द स्क्रीन इज केप्ट 1.5 मीटर अवे, यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू 1.5 मीटर दे रखी है। द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इज यूज्ड 600 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ डार्क फ्रिंज, ठीक है भाई, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फोर्थ डार्क फ्रिंज के बीच का क्या बताना है आपको, डिस्टेंस बताना है, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना भाई, कर लेंगे भाई। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ डार्क फ्रिंज का मतलब yn की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो yn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल 2d। फोर्थ है तो n की जगह क्या पुट कर लोगे, n की जगह आ जाएगा आपका 4-1 लैम्डा आ गया आपका 600 इंटू 10⁻⁹, कैपिटल डी की वैल्यू 1.5 और स्मॉल 2, डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.3 इंटू 10⁻⁻³ करके देख लेना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन चेक कर लेना। 4 to 8 हो गया भाई, याद रखना ये डार्क फ्रिंज का ही फॉर्मूला है, इसलिए डार्क यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, ये डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला था, सेंटर से लेके 4 डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगा, इसका मतलब yn वाला फॉर्मूला लगता है, कहीं पार्ट डिफरेंस वाला लगा दो। 4 to 8 और 1 गया तो 7 हो गया, 7 1.5 हो गया, यानी कि अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से आना चाहिए 10.5 इंटू 10⁻³ मीटर, और टीचर को खुश करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 10.5 मिलीमीटर। टीचर खुश, आप खुश, सारी दुनिया खुश। तो भाई देख लो 2024 में नंबर लेना बहुत इजी था, क्योंकि मेरे हिसाब से 2024 का न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा लल्लू राम क्वेश्चन आया था। डन 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 और डन। चलो भाई अब नहीं बोलेंगे लवली क्वेश्चन है, अब खाली इंडिकेट करेंगे बोल्ड में, एक और मार्कर भाई इंडिकेट करेंगे बोल्ड में, और एक बार क्वेश्चन खुद पढ़ लो, आपको रियलाइज हो जाना चाहिए कि 2026 आपके सामने क्या लेके आने वाला है, और 2027 की तो बात ही नहीं करूंगा अभी मैं फिलहाल, 2026 आपके सामने क्या लेके आने वाला है। अब 2025 का देख लो भाई, क्यों बोला गया था कि 2025 का पेपर बहुत टिपिकल है, इसकी शक्ल देखते हैं पहले। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स, ये तो हमें पता है, खुश हो जाते हैं बच्चे, पहले लाइन पढ़कर और अब भाई आ जा क्वेश्चन। कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स जिससे मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड फेज में कांस्टेंट। व्हाई आर दे नेसेसरी टू ऑब्जर्व अ सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है, ये जरूरी क्यों है इंटरफेरेंस पैटर्न को समझने के लिए, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए हमें वो लाइट चाहिए होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड क्या रहे, इंटेंसिटी सेम रहे, तो भैया ये वही लाइट प्रोड्यूस करता है। पहला पार्ट इजी। दूसरा पार्ट, लाइट फ्रॉम 2 इंडिपेंडेंट सोर्स आर नॉट कोहेरेंट, अभी 2 मिनट पहले बताया था। 2 इंडिपेंडेंट सोर्स का फेज डिफरेंस क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होता रहता है, और फेज डिफरेंस अगर चेंज हो गया तो भैया ऐसा है इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए फेज डिफरेंस होना चाहिए कांस्टेंट। ये दोनों पार्ट हर एक बच्चा, नॉर्मल ऑर्डिनरी बच्चा जो थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ता है वो कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, 2.5 नंबर तो कंफर्म थे इसके। आ जाओ भाई थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट वैसे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सेकंड पार्ट भी कोई तगड़ा नहीं है। 2 स्लिट 0.1 mm पार्ट अरेंज्ड 1.2 मीटर फ्रॉम द स्क्रीन, लाइट ऑफ वेवलेंथ। मेरे हिसाब से इसने 3 चीजें आपको दे दी है, ठीक है, मैं आंसर लिखता हूँ, सेकंड पार्ट का आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों पार्ट आपके थ्योरेटिकल थे। इसमें आपको दे रखा है भाई स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, कैपिटल डी दे रखा है 1.2 मीटर, और भैया वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा दे रखा है 600 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ मीटर करके। क्या रहा है, हाउ फार अपार्ट विल एडजस्टेंट ब्राइट इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन बी ऑन द स्क्रीन, ठीक है, ब्राइट इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में बात कर रहा है भाई, निकाल लेते हैं ब्राइट इंटरफेरेंस पैटर्न, मेरे को क्या दिक्कत है।
इंटरफेरेंस पैटर्न की बात कर रहा है, ब्राइट इंटरफेरेंस, तो लैम्डा की जगह वाई की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एडजस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगला 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 अगला, बेसिकली कुछ नहीं बोल रहा है, अगला 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 का मतलब फ्रिंज विड्थ वाला फॉर्मूला लगाओ, बड़े प्यार से आंसर आ जाएगा। एन की वैल्यू या तो 1 पुट करके देख लो, तब भी सेम टू सेम ही फॉर्मूला बनेगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 600 इंटू 10 की पावर -9, कैपिटल डी की वैल्यू 1.2 अपॉन में स्मॉल डी की वैल्यू 0.1 इंटू 10 की पावर -3, एंड इसको डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, 16 को 12 को 6 से, यानी कि ये अप्रोक्सिमेटली 7.2 पॉइंट डेसिमल से डेसिमल कटेगा, लेकिन एक 3 भी आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से 10 की पावर -3 मीटर, यानी कि आ जाएगा 7.2 मिलीमीटर। अब बच्चे बोलेंगे तो इजी था, इसमें क्या दिक्कत थी, लैंग्वेज दिक्कत थी, लैंग्वेज डिकोडिंग। हाउ फार विल द एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंज इंटरफेरेंस फ्रिंज बी ऑन द स्क्रीन। काफी बच्चे समझ ही नहीं पाते इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, और 90% बच्चों को ये तो फॉर्मूला पता था कि वाई एन का फॉर्मूला एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है, उनको ये समझ नहीं आता कि एन की वैल्यू क्या पुट करनी है। तो भैया अगर ऐसा कुछ लिखा हो कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो भैया एन की वैल्यू 1 होती है, या फ्रिंज विड्थ निकाल लो, बात क्या थी, सेम थी, इसलिए इसमें थोड़ी सी डिकोडिंग की दिक्कत हो गई थी। सेकंड, फाइंड द एंगुलर विड्थ। अब भैया ये ना पहली बार किसी ने पूछा था फॉर द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। अब एंगुलर विड्थ, भाई किसी को अगर एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला पता है वेल एंड गुड, और किसी को अगर नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है भाई आपका लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी करके, जैसे होता है ना लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, कैपिटल डी हटा लो, इसी को बोलते हैं एंगुलर विड्थ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 600 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन में ये हो जाएगा आपका 0.1 इंटू 10 की पावर -3, तो ये -3 ऊपर गया, पॉइंट हटा, तो यानी कि 6 इंटू 10 की पावर कितना आ गया, -3 रेडियन करके, कौन सी फॉर्म में आ गया, रेडियन। काफी बच्चे इसको डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, भाई कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, टीचर समझ गया था बस कि आपको अगर एंगुलर विड्थ का आता है, फर्स्ट टाइम था एंगुलर विड्थ पूछा गया था, तो इसलिए इस फॉर्मूले को कहीं कॉर्नर में कॉपी में लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट ही समझ लो, अगर 2025 में पूछा गया तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला। तो इसमें ना सेकंड पार्ट में काफी बच्चे अटक गए थे कि एंगुलर विड्थ किस तरह से निकाल जाती है। अच्छा, वैसे इसने बोला हुआ है फाइंड द एंगुलर विड्थ इन डिग्री। अब इन डिग्री का मतलब तो भैया ऐसा है कि कन्वर्ट करना चाहो तो आप भी कर सकते थे, वैसे 2025 में आपको बताना चाहिए, इस क्वेश्चन को आप चाहे तो देख लेना, सीबीएसई के उसमें अटेम्प्ट करने के नंबर मिले थे। अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो भैया ये खाली आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री जो होता है किसके बराबर होता है, आपके पाई रेडियन के बराबर होता है। बाकी आप कन्वर्ट कर लेना, इतने रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, तो पाई रेडियन में इतने, देन बाकी आप अपना लॉजिक लगा लेना और ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी फिलहाल 2025 में जिन बच्चों ने रेडियन में भी छोड़ा था उनको भी 5 के 5 नंबर इसमें मिले थे, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा, जैसा मैं बोल ही रहा हूँ, सीबीएसई कई बार थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेती है, उसके खाली अटेम्प्ट करने के नंबर थे, तो ये आपके सामने अटेम्प्ट करने का हो गया। डिग्री में रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए भी मैंने फॉर्मूला नीचे लिख दिया, मैथ्स वाले बच्चों को अच्छे से पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बायो वाले बच्चे थोड़ा ध्यान रखना भाई, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर दो। वैसे तो बायो वाले भी क्या है भाई, 11वीं क्लास की फिजिक्स तो पढ़ी है ना, 11वीं क्लास की फिजिक्स में कितनी बार कन्वर्ट किया होगा, तो डिग्री को रेडियन में इस तरह से कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। बस बस भाई बस, एक बार इसे देख लो भाई, इसे देख लो बेटा, इसे एक बार ध्यान से देख लो, ये आपको बताएगा कि 2025 को राजा क्यों बोला गया है सीबीएसई का पेपर का, टफेस्ट पेपर हिस्ट्री का, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री का पेपर नहीं, सीबीएसई की फिजिक्स की हिस्ट्री का टफेस्ट पेपर क्यों बोला गया। इसमें बोलेंगे नहीं हम कि टिपिकल है, नहीं, एक बार देख लो, क्योंकि पिछला वाला देख के तो बच्चों को लगा होगा सिंपल ही तो था, इसमें बड़ी बात क्या है, फॉर्मूला पुट करके आंसर आ गया, लैंग्वेज डिकोडिंग क्या है, आपने बोली तो दिया, अटेम्प्ट करना है तो नंबर आ जाएगा। बेटा एक बार जरा इसको देखना, अटेम्प्ट भी होता है नहीं होता, एक बार देखो, आप चाहो तो गूगल सब कर डालो, टेंशन ही नहीं है भाई, आराम से वीडियो पोस्ट करके देखना, फिर मैं रुक गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि डिफाइन अ वेव फ्रंट, बच्चा बोला अरे डिफाइन अ वेव फ्रंट कैसी बात कर दी आपने सर, ये कैसे टिपिकल हो गया, आगे बढ़ियो बेटा। एन इंसिडेंट प्लेन वेव फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है भाई, प्लेन वेव आ रही है एक कॉन्वेक्स लेंस में एंड गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू इट, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है भैया, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का प्लेन बनाना था, यानी कि वेव फ्रंट बनाना था। अब कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे भैया, अब कहाँ जाएंगे, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वेव फ्रंट में बाद में बनाऊंगा, पहले मैं देख लेता हूँ क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, बना लिया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, आराम से छोटा बनाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन गया, बना लिया कॉन्वेक्स लेंस। कह रहा है यहाँ से प्लेन वेव इसके अंदर गिर रहा है, प्लेन वेव जब ही गिरेगा जब रे कैसी आएगी, एकदम पैरेलली आएगी कुछ इस प्रकार, ठीक है, आप बनाना चाहो तो बना लेना, ये बन गया आपका प्लेन वेव फ्रंट करके बन गया, ठीक है, वैसे नहीं भी बनाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये ऐसे बना लेना।
अब आपको पता है कॉन्वेक्स क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी कि ये एक पॉइंट में आकर सारी रे को क्या कर देगा, आपस में मिला देगा। ठीक है, मैं अभी आराम से, मैं फिलहाल आराम से करता हूँ, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए आगे, ये तो मैंने बना दिया। इसके बाद इस पॉइंट को फोकस पॉइंट बोलते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। वो कह रहे हैं भाई ड्रॉ डायग्राम टू शो द इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड, आपने कर तो दिया इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड, ये लो भाई, इसमें क्या दिक्कत थी। ठीक है, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बना के दिखाओ। पहला वाला तो आपको पता है प्लेन बनेगा, दूसरा वाला कैसे बनेगा, तो भाई दूसरे वाले की शेप होगी इस प्रकार, स्फेरिकल टाइप की। कैसी शेप होने वाली है, स्फेरिकल टाइप की। तो ये डायग्राम बना के आंदा। अब देख लो भाई 2025 के 5 नंबर में 2.5 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ ये डायग्राम बनाने का था। अब अगेन 2025 में यही हुआ भाई, काफी बच्चों को इसके नंबर मिल गए। जिन बच्चों ने डायग्राम खाली इतना भी बनाया ना, सिर्फ इतना दिखा रहा हूं मैं आपको, सिर्फ इतना भी बनाया, उनको भी 2 नंबर मिले। और बोलो, और जिस बच्चे ने गलती से ऐसा कर दिया, पूरे पूरे नंबर मिल गए। क्योंकि यहाँ पे वेव फ्रंट बनाओ या ना बनाओ, कोई फर्क टीचर को पड़ा ही नहीं। आप अभी भी गूगल करके देख लेना, काफी सारी वेबसाइट इन्होंने आज भी प्लेन वेव फ्रंट नहीं बना रखा। क्लियर। तो ये था इसका पहला पार्ट। आ जाते हैं भाई सेकंड पार्ट की तरफ। ये भी लवली लग रहा है, तो देख लेते हैं इसको भी। A beam of light coming from a distant source, distant source का मतलब होता है दूर से आ रही है, पैरेलली आएगी, is refracted from a spherical glass ball। यार ये क्या बोल दिया भाई, मैं बना लेता हूँ पहले। ये रहा spherical glass ball, ठीक है। यहाँ पे दूर, ये पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना लूं वरना मैं समझूंगा कैसे। यहाँ से दूर से एक रे आ रही है, ठीक है। पहले जितना मुझे आता है पहले मैं उतना कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे आपको पता है 2 नॉर्मल बनाने पड़ेंगे, नॉर्मल सेंटर से बनते आ रखना, ठीक है। कुछ इस प्रकार एक नॉर्मल बना लिया। ये लाइट आ रही थी, तो आपको पता है ये लाइट आएगी, रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, तो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी टूवर्ड सी नॉर्मल मुड़ जाएगी। चलिए, थोड़ी सी टूवर्ड सी नॉर्मल मुड़ गई। यहाँ पे एक दूसरा नॉर्मल बना लो कुछ इस प्रकार। उसके बाद ये लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो कहाँ मुड़ जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मुड़ जाएगी, यानी कि ये कुछ इस प्रकार मुड़ेगी आई डैश। और इस वाली सरफेस की वजह से अगर ये सीधा आ जाती, यहाँ से जो बैंड भी है, यहाँ से बैंड होने की वजह से आई भी है, मतलब रे आ रही थी सीधा 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 करके आई डैश इमेज बन रही थी। बट अंदर की वजह से देखो, पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ तो आई डैश में इमेज बनी। मैं दोबारा बनाता हूँ, घबराने की कोई दिक्कत ही नहीं है। और बोलो, घबराने की तो टेंशन ही नहीं है। क्वेश्चन को ना एक काम करता हूँ, मैं बढ़िया से अगली स्क्रीन में बना लेता हूँ। ये ले लिया मैंने, एक स्फीयर ले लिया, ये बना ली मैंने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ये बना लिया मैंने इसका एक नॉर्मल बना लिया। रे को मैं रेड से दिखा रहा हूँ, रे आई सीधी। अब सीधी क्यों आई, मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, तो सीधी आई। तो अगर ये सीधी आएगी ना भाई, तो रेयर से डेंसर जाएगी, और डेंसर जाने की वजह से कहाँ मुड़ गई, टूवर्ड्स ही नॉर्मल करके मुड़ जाती। बट इतना नहीं बनाएंगे अभी फिलहाल, क्योंकि इतना ज्यादा बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये आराम से बिंदास टूवर्ड्स ही नॉर्मल करके इस तरह से मुड़ गई। यहाँ पे एक और नॉर्मल बना लिया कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब ये रे जो हो गई, ये 2 तरह से बैंड हो जाएगी। पहला पैटर्न, एक मिनट, पहला पैटर्न कुछ इस तरह से, ये हो गई फाइनल इमेज बन रही है। फाइनल इमेज का मतलब रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर की वजह से ये आपकी फाइनल इमेज बनी है। दूसरा, अगर ये मुड़ती नहीं, यानी कि टूवर्ड द डेंसर नहीं मुड़ती, यहीं से अगर ये सीधी आ जाती तो यहाँ बन रही है। तो आई डैश याद रखना, आई डैश जो है किसकी वजह से बन रही है, आई डैश वाली इमेज जो है ये पहली वाले रिफ्रैक्शन की वजह से बन रही है, और आई वाली फाइनल है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये वाली क्या है आपकी फाइनल है, और ये फर्स्ट सरफेस की वजह से है। किसकी वजह से, फर्स्ट सरफेस की वजह से। अब मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में क्या था, बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट स्फेरिकल ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देयर का 1.5 ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ड्रॉ द रे डायग्राम, ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। रे डायग्राम बनाओ और ऑब्टेन करो फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज। कर लेते हैं भाई। इसकी रेडियस दे रखी है 15, तो ये भैया 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला केस क्या हो रहा है, रेयर से डेंसर। यहाँ पे मैं देखो ये फर्स्ट सरफेस वाला भी लिख देता हूँ, फर्स्ट सरफेस, ठीक है। अगर मैं खाली ये फर्स्ट सरफेस बनाऊं, ध्यान से देखना, खाली ये वाली, इसको आधी डिवाइड कर लेता हूँ इमेजिनरी, तो फर्स्ट सरफेस की वजह से जो इमेज बन रही थी वो कहाँ बन रही थी, आई डैश। जिसको मेन डायग्राम में समझना है वो यहाँ पे देख लेना। पहले वाली की वजह से रेयर से किस में जा रही थी, डेंसर, रेयर से डेंसर में जाने की वजह से इमेज क्या बनी है, आई डैश बनी है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रेयर से डेंसर वाला केस लगा लेता हूँ आपका, जो कि फॉर्मूला क्या होता है आपका, याद होगा सभी को, म्यू2 बाय वी माइनस का म्यू1 बाय यू, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू2 माइनस का म्यू1 अपॉन में आर। आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दे ही रखा है इसका, ठीक है, 15 दे रखा है ना, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है इसका, 15 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, तो एक बार रे ऑप्टिक्स वाला भी देख लेंगे। म्यू2 की वैल्यू से देखिए, म्यू2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डेंसर का, तो ये है आपका 1.5 और वी आपको
निकालना है, इसे मैं V1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ बेटा, इसे V1 मान लेता हूँ, ठीक है। माइनस का म्यू1 बाहर है, बाहर का वैसे रिफ्रैक्टेड 1 ही होगा। U भाई कहीं नहीं लिखा तो इन्फिनिटी होगा क्योंकि सीधा सीधा आ रहा था। तो 1.5 माइनस का 1 अपॉन में R कितना दे रखा है 15। इसको अगर आपने सही से सोल्व कर लिया ना बेटा, तो ये आएगा आपका V1 आएगा आपका 45 सेंटीमीटर, यानी कि ये इमेज यहाँ से यहाँ तक कितना दूर बन रही है 45, ये 15 15 30, तो भैया ये कितना हो गया आपका 15 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 15 15 15 ऐड कर लेना 45 सेंटीमीटर ही आएगा। कितना आएगा 45 सेंटीमीटर, यानी कि इस वाले पॉइंट से लेके आई डैश तक का डिस्टेंस 45 था। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड सरफेस, ठीक है। सेकंड सरफेस कैसी बन रही है, इसको अलग मार्कर से यूज करते हैं, थोड़ी सी यहाँ लिखते हैं, व्हाइट से करते हैं यार, बहुत दिन हो गए व्हाइट से नहीं किया। हाँ यहाँ पे लिखता हूं मैं अब सेकंड सरफेस, ठीक है। तो सेकंड सरफेस यानी कि ये वाला पोर्शन बना है अब आपका, इसको पहले बना लेता हूं। आप सभी को पता होना चाहिए सेकंड सरफेस का मतलब क्या होता है, कुछ इस प्रकार है, ठीक है। ये हो गया आपका एंड ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी वैल्यू अभी भी कितनी दी आपकी 15, बट ये नेगेटिव का होगा क्योंकि ये उल्टी साइड रखा हुआ है। यहाँ पे आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ये केस कौन सा है आपका, डेंसर टू रेयरर मीडियम। फॉर्मूला μ1 बाय v माइनस का μ2 बाय u विच इज इक्वल टू μ1 माइनस का μ2 बाय r करके। अब ध्यान से देखना, जिन बच्चों ने रे ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ रखा है उनको अच्छे से पता है कि पहले वाले की जो इमेज बनती है वो दूसरे वाले के लिए किसकी तरह बिहेव करने वाली है, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने वाली है। इसका डायग्राम बनाने के पूरे नंबर थे, हालांकि आंसर यहाँ तक फाइनल हो चुका है, बट हमें v निकाल के बताना पड़ेगा कि i यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट जरूर करना, ये वीडियो थोड़ी सी पहले करके जरूर देखना कि मैं क्या इसमें ये पहली सरफेस और दूसरी सरफेस का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स आपके दिमाग से हो सकता है निकल गया हो, तो मैं नहीं चाहता कि निकल जाए। अब वैल्यू पुट करते हैं, μ1 की वैल्यू अभी भी 1 ही है, v मेरे को निकालना है, माइनस μ2 की वैल्यू 1.5 है, u ऑब्जेक्ट। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है i डैश जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और i डैश कितना दूर रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर रखा हुआ है, तो कितना आ गया आपका 15 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5 और r 15 है, बट ध्यान रखना ये 15 लिख लेता हूँ पहले। ये i डैश जो है u की तरह बिहेव करेगा, रखना i डैश किसकी तरह बिहेव करेगा, u की तरह। क्यों, क्योंकि इसकी जो इमेज बनी है i डैश जो बना है वो इसके लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। r डैश नेगेटिव होगा 15, क्यों, क्योंकि पोल के कौन सी साइड रखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है, और पोल के लेफ्ट हैंड वाली चीजें सारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसको अगर आप सही से सोल्व करते हो तो भैया इसको सोल्व करने के बाद v की वैल्यू आएगी आपकी 7.5 सेंटीमीटर करके, यानी कि जो फाइनल इमेज आपकी बनी है वो 7.5 सेंटीमीटर करके बनी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स का हो गया, तो नहीं भाई, ये क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का नहीं है, ये क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स के पैटर्न का है, लेकिन ये क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स के साथ इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इसका पहला पार्ट जो था वो वेव ऑप्टिक्स का था, ठीक है। तो देख लो भाई 2.5 नंबर का ये था, ये तो फिर भी इजी था। इस वाले में किसी बच्चे ने अगर खाली ये फॉर्मूला भी लगाया था तो उसको भी मिल गए थे, बट अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। क्लियर क्लियर, ध्यान रखना भाई से भी। चलो बढ़िया है भाई, तो ये थे आपके सारे के सारे चैप्टर के पीवाईक्यू, इनको रिपीट 100+1% करना। हमारे जितने भी पीवाईक्यू लेक्चर हैं इन सबको ही रिपीट करने हैं आप सभी को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ, फिलहाल के लिए सभी को नमस्कार।